हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लास से स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 16वां चल रहा था, जिसका नाम था हाइजीन, मोबिलिटी एंड स्किन इंटीग्रिटी। पार्ट फर्स्ट में अपन ने हाइजीन कंप्लीट कर लिया। आज पार्ट सेकंड में अपन डिस्कस करेंगे मोबिलिटी। इस मोबिलिटी में चार चीज़ें अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, असेसमेंट ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, पेशेंट मोबिलिटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोबिलिटी। तीसरा, क्रच वॉकिंग। और चौथा, क्रच गेट। ये चार बिंदु अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन कंप्लीट चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं असेसमेंट ऑफ मोबिलिटी। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोबिलिटी स्टेटस नीड्स टू बी असेस्ड। पेशेंट का मोबिलिटी स्टेटस अपने को चेक करना होता है। नेक्स्ट, स्टार्ट विथ असेसिंग पेशेंट इन सपोर्ट पोजिशन विथ पेशेंट लाइंग इन बेड। जब पेशेंट बेड पर लेटा हो तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो ना, प्रॉपर पोजीशन के लिए। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, असेस पेशेंट मूव इनटू सिटिंग पोजीशन। पेशेंट को असेस करना कि वो लाइंग डाउन पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में आ सके। और देन लास्ट में ट्रांसफरिंग टू द चेयर, ताकि वो एंड वॉकिंग, ट्रांसफरिंग टू चेयर एंड देन वॉकिंग, चेयर पे उसको शिफ्ट करना और देन उसके बाद में वो मोबिलिटी शो कर सके, वो चल फिर सके थोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से मोबिलिटी का अपने को स्टेटस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यानी बेसिकली अपने को करना क्या है, प्रमोट द इंडिपेंडेंट मोबिलिटी। पेशेंट अपने आप से जो मोबिलिटी है वो शो कर सके। ठीक है, घूम फिर सके, अपना टॉयलेट वगैरह कर सके, इधर उधर थोड़ा चल फिर सके, तो इसके लायक उसको बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। यदि टोटली बेड रिडन पेशेंट है तो उसके साथ फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये इसके बारे में डिस्कस किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो जब पेशेंट यदि फिजिकल मोबिलिटी शो नहीं करता है, फिजिकल मूवमेंट शो नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। और जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है तो उसके कारण कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से डिक्रीज बोन कैल्शियम होता है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। एक बात तो ये। दूसरी तरफ देखिए, जब भी मोबिलिटी शो कम कम शो करेगा पेशेंट, इमोबिलिटी शो करेगा, तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। और मेटाबॉलिज्म यदि डिक्रीज होगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इन सभी का स्तर बॉडी में घट जाएगा और सब्सिक्वेंटली पेशेंट जो है वो माल न्यूट्रिस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन। दूसरा कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, जब पेशेंट इमोबाइल हो, ठीक है, मोबिलिटी शो नहीं करे, उस कंडीशन में बेड रिडन के पेशेंट में दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए, इमोबिलिटी के केस में कोलेप्स एल्वियोलाई, जिसको अपन बोलते हैं एटिलेक्टेसिस, इसका रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है उसमें एरेशन नहीं होगा, वेंटिलेशन नहीं होगा। ठीक है, लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, एल्वियोलाई कोलेप्स कर जाएंगे और उसको अपन क्या बोलते हैं, एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या होगा कि जब लंग्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे तो लंग्स में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा, न्यूमोनिया होने का रिस्क बढ़ जाएगा और साथ ही साथ कफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गया रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा। थर्ड वन इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। तो देखिए, इमोबिलिटी के केस में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। जब पेशेंट मूवमेंट शो नहीं करेगा तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा सब्सिक्वेंटली। इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड। कार्डियक वर्कलोड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हार्ट ने फंक्शनिंग ही करना डिक्रीज कर दिया, हार्ट को जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाएगा, हार्ट के अंदर क्या होगा, ब्लड इकट्ठा रहने लग जाएगा, स्टेसिस होने लग जाएगा। देन और क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लग जाएगा। अब देखिए, हार्ट के चैम्बर में यदि ब्लड पड़ा रहेगा तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी ब्लड जो है बॉडी में स्टेसिस करेगा, रहेगा, रुका रहेगा, तो उस कंडीशन में थ्रोम्बस का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिक्रीज हार्ट कैपेसिटी टू फुलफिल और टू डिमांड ऑफ द बॉडी। हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो भी फुलफिल प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो ये हो गए कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबिलिटी। देन अपन चौथा बात करते हैं, फोर्थ वन, मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशंस। तो देखिए, इमोबिलिटी के केस में प्रोटीन लॉस होता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, प्रोटीन यदि लॉस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस ऑफ बॉडी मास, क्योंकि बॉडी का जो मसल्स फाइबर है उनको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए।
ठीक है। अब वो लॉस हो गए तो मसल्स फाइबर भी गिरेंगे और उसकी वजह से वीकनेस बढ़ जाएगी। एक तो हुआ ये। दूसरी बात अपन बात करते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो इमोबिलिटी के केस में मैंने बताया कि कैल्शियम रिजॉर्प्शन नहीं होगा। कैल्शियम रिजॉर्प्शन नहीं होगा यानी कैल्शियम का रिजॉर्प्शन ब्लड से कैल्शियम हड्डियों में नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमज़ोर होगी और उसको अपन ने क्या बोल दिया, ऑस्टियोपोरोसिस बोल दिया, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा। तो दूसरी तरफ ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबिलिटी। तो देखिए, जब भी पेशेंट इमोबाइल होगा तो उस कंडीशन में यूरिनरी स्टेसिस बढ़ जाएगा। यूरिन जो है वो यूरिनरी सिस्टम में ही पड़ा रहेगा, ब्लैडर में पड़ा रहेगा, तो इस वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा और साथ ही साथ यूरिनरी जो स्टोन है, यूरिनरी सिस्टम में जो स्टोन है उसका रिस्क भी बढ़ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है अगला कॉम्प्लिकेशन, इंटेगुमेंट्री कॉम्प्लिकेशंस। तो इमोबिलिटी की वजह से इमोबिलिटी लीड्स टू बेड सोर, डेक्यूबाइटिस अल्सर या फिर प्रेशर सोर होने का रिस्क बढ़ जाता है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये हो गया अपना पार्ट 2। मोबिलिटी के अंदर मैंने बताया आपको, मोबिलिटी जो चैप्टर है इसमें अपन 4 पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन असेसमेंट ऑफ मोबिलिटी पढ़ लिया अपन ने, दूसरा कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोबिलिटी पढ़ लिया। अब तीसरा अपन डिस्कस करेंगे क्रच वॉकिंग और उसके बाद में चौथा अपन डिस्कस करेंगे क्रच गेट। ठीक है। तो अब अपन तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं मोबिलिटी में, क्रच वॉकिंग। ये अलग से चैप्टर है, इसी के ही अंदर है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये है अपना क्रच, जिसको अपन बैसाखी बोलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पेशेंट फॉर क्रच इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट मेजरमेंट लीड्स टू इंजरी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सेस। तो ये जो क्रच है इसका लेंथ प्रॉपर से एक्यूरेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, यदि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हुआ और इंडिविजुअल, ये मान लीजिए क्या है, ये इंडिविजुअल है, क्रच कहाँ पे स्टे करता है, एक्जिला वाले पार्ट के पास में होता है, अंडर आर्म्स में। ठीक है। तो यदि इसकी हाइट ज़्यादा हुई और यदि इसने प्रेशर डाला कहाँ पे, अपने अंडर आर्म्स पे, बगल में, ठीक है, तो वहाँ पे यदि प्रेशर डाला तो इस वजह से जो ब्रेकियल नर्व निकलती है वहाँ से वो कंप्रेस होगी और वो इंजर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो उसके आगे और साइड इफेक्ट है, हाथों में झंझनाहट होना, सुन्न पड़ना हाथ। ठीक है। तो वो सब चीज़ें होगी। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पेशेंट फॉर क्रच इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इनकरेक्ट मेजरमेंट लीड्स टू ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। एक बात तो ये। दूसरी पर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु बता रखे हैं क्रच से रिलेटेड। डिस्टेंस बिटवीन एक्जिला एंड आर्म पीस 2 to 3 फिंगर। जो अपनी एक्जिला है और जो क्रच का आर्म पीस है, ये रहा आर्म पीस। ठीक है। ये आर्म पीस बोलते हैं इसको। तो इसके बीच में डिस्टेंस होने चाहिए 2 से 3 फिंगर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज एल्बो शुड बी स्लाइटली फ्लेक्स्ड 20 to 30 डिग्री एंगल व्हेन वॉकिंग। जब अपन चल रहे होते हैं इस क्रच का, इस बैसाखी का सहारा लेकर के, तो अपनी जो एल्बो है ये टर्न होनी चाहिए, ये 20 से 30 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। ठीक है। यानी अपन जब चलते हैं तो उस कंडीशन में बैसाखी का सहारा लेकर के, क्रच का सहारा लेकर के अपन जब चलते हैं तो एल्बो जो है कोहनी का अंदर, कोहनी का जो कोण है वो 20 से 30 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्यूरिंग एम्बुलेशन के दौरान नर्स स्टैंड ऑन अफेक्टेड या फिर वीक एरिया। जो लेग टूटा हुआ है, जो अफेक्टेड है, ठीक है, जो जिस लेग पे प्लास्टर लगा हुआ है उस साइड में नर्स जो है वो स्टे करेगी मोबिलिटी के दौरान। चलिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्टॉप एम्बुलेशन इफ नंबनेस और टिंगलिंग इज इन हैंड। तो जब भी पेशेंट को हाथ में झंझनाहट हो, टिंगलिंग सेंसेशन हो, सुई चुभने जैसा सेंसेशन हो, तो उस कंडीशन में चलना जो है वो मोबिलिटी स्टॉप कर देनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो ब्रेकियल नर्व है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। ठीक है। तो ये हो गया अपना पॉइंट सी, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया क्रच वॉकिंग। और नेक्स्ट है क्रच गेट। ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की चाल है, 2 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 पॉइंट गेट। तो 2 पॉइंट गेट का नाम से ही पता चल रहा है, क्या मीनिंग है इसका, कि 2 पॉइंट्स ही जमीन पर टिकेंगे, मतलब 2 ही पॉइंट एक टाइम में जमीन पर टिकेंगे। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट क्रच जमीन पर टिका हुआ है, ठीक है, उसके साथ में अपन ने टिका दिया राइट लेग, लेफ्ट क्रच राइट लेग, 2 पॉइंट हो गए ना एक बार में। ठीक है। और उसके बाद में देन राइट क्रच और लेफ्ट लेग। ठीक है। ये देखना आराम से, ये सीक्वेंस रहेगा। तो एक बार में जमीन पर जो है वो 2 ही पॉइंट टिकेंगे, पहले ये टिक गए और उसके बाद में सेकेंडली
ये जो 2 पॉइंट है ये ज़मीन पर टिकेंगे। इस प्रकार से आगे चलता जाएगा पेशेंट, और जो 2 पॉइंट जो गेट है वो इस प्रकार से कंप्लीट होगा। ठीक है, एक बात तो ये। अब देखिए यूज की बात कर ले, तो पेशेंट हु कैन बियर वेट ऑन बोथ लेग एंड मास्टर्ड 4 पॉइंट गेट। जब पेशेंट 4 पॉइंट गेट चल चुका है तो उसके बाद में, जब उसको 4 पॉइंट गेट चलना आ चुका है, उसके बाद में 2 पॉइंट गेट जो है वो काम में लिया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या बता रही है कि पेशेंट जिसका बोथ लेग, दोनों लेग पर क्या कर सकता है, वो वेट बियर कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक पैर टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ वेट जो है वो उस टूटे हुए पैर पर क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। तो उस कंडीशन में अपन 2 पॉइंट गेट काम मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि दोनों ही पैर बिल्कुल से काम नहीं कर रहे हैं या एक लेग जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में 2 पॉइंट काम में नहीं लेंगे। 2 पॉइंट कब काम मिलेंगे, व्हेन इट कैन पेशेंट हु बियर वेट ऑन बोथ लेग, दोनों लेग पर पेशेंट क्या कर सकता है, वेट को सहन कर सकता है, बियर कर सकता है। उस कंडीशन में ही अपन 2 पॉइंट गेट काम मिलेंगे। ठीक है, एनक्लेक्स में दिया हुआ, आराम से पढ़ना इसको। देन ये हो गया 2 पॉइंट। देन अपन बात करते हैं 3 पॉइंट गेट की। तो देखिए 3 पॉइंट गेट का मतलब होता है 3 पॉइंट एट अ टाइम एक समय में जमीन पर टिकेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो 2 तो क्रच हो गए, दोनों तो हो गए क्रच। ठीक है, और क्या हो गया, एक अफेक्टेड लेग हो गया। एक अफेक्टेड लेग, मान लीजिए जो टूटा हुआ लेग है वो हो गया ना 3 पॉइंट। ठीक है, ये लेफ्ट क्रच, ये राइट क्रच, और ये हो गया मान लीजिए एक लेग। तो इस तरह से तीन पॉइंट हो गए ना। चलिए अब देखिए, माना पेशेंट को राइट अफेक्टेड लेग है, मान लीजिए राइट जो पैर है वो टूटा हुआ है, तो गेट क्या रहेगा उसका। तो देखिए गेट की अपन आगे बात करेंगे। इट यूज इन पेशेंट हु बियर ऑन ओनली वन लेग। देखिए, इट यूज इन पेशेंट हु बियर वेट ऑन ओनली वन लेग। ये वाला जो गेट है कौन से पेशेंट में काम मिलेंगे, जब पेशेंट जो है वो एक लेग पर ही अपना वेट जो है वो बियर कर सकता है। ठीक है, उस केस में ही अपन 3 पॉइंट गेट काम मिलेंगे। तो देखिए 3 पॉइंट गेट की बात करें अपन, ये रहा 3 पॉइंट गेट। तो अपने सबसे पहले तो दोनों क्रच अपने को लेने हैं, राइट क्रच, लेफ्ट क्रच। ठीक है, और साथ में अपन ने अपना मान लीजिए जो टूटा हुआ लेग कौन सा था, राइट अफेक्टेड लेग। ठीक है, तो अपन ने राइट अफेक्टेड लेग, तो ये हो गया अपना 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट हो गए ना एट ए टाइम, एक समय में ज़मीन पर कितने कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट अपना बचता है 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट का मतलब होता है 4 पॉइंट, 4 पॉइंट एट ए टाइम, एक बार में ज़मीन में 4 जो पॉइंट है वो टिके रहेंगे। तो देखिए यूज कब करते हैं, पेशेंट हु कैन बियर वेट ऑन बोथ लेग। जब पेशेंट अपना दोनों पैर पर वेट जो है वो बियर कर सकता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, 4 पॉइंट गेट काम मिलेंगे। अब देखिए 2 पॉइंट में भी सेम ही चीज़ हो रही थी। 2 पॉइंट में भी जब पेशेंट दोनों पैर पर वेट बियर कर सकता था, तब अपन 2 पॉइंट काम में ले रहे थे। लेकिन 2 में और 4 में डिफरेंस क्या है कि जब पेशेंट जब स्टार्टिंग करेगा इस गेट को, क्रच के साथ में चलना, तो सबसे पहले उसको 4 पॉइंट गेट ही बताया जाएगा। जब वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा तो उसके बाद में 2 पॉइंट गेट पे उसको लेके आएंगे। ये डिफरेंस अपने को समझना है। अब देखिए 4 पॉइंट कैसे बन रहे हैं ये देखना है अपने को। तो सबसे पहले लेफ्ट क्रच रखा अपन ने, उसके साथ में मान लीजिए राइट लेग टूटा हुआ है, अफेक्टेड है, उसके साथ में अपन ने रख दिया राइट लेग। ठीक है, ये दोनों टिके हुए हैं आगे। अब उसके साथ उसी टाइम सेम टाइम पे क्या हो रहा है, राइट क्रच जमीन पे टिका हुआ है, और लेफ्ट लेग जो कि ये यहाँ पे क्या था, अनअफेक्टेड था, और यहाँ पे अफेक्टेड लेग हो गया। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए एक टाइम में क्या हो रहा है, ये दो तो है ही है पॉइंट, यानी लेफ्ट क्रच और राइट लेग। राइट लेग कौन सा, जो कि अनअफेक्टेड है, बिल्कुल सही सलामत है, सही वाला लेग। तो 2 तो पॉइंट ये हो गए, और उसी टाइम पर इसके पीछे कौन सा 2 पॉइंट है, राइट क्रच है, क्योंकि लेफ्ट तो आगे टिक रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट क्रच, और अब यहाँ पे आगे राइट लेग है, तो यहाँ पे लेफ्ट लेग जो कि अफेक्टेड है, टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है, ये 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट एक ही टाइम पर, एक समय में ही जमीन पर टिके हुए हैं। जबकि 2 पॉइंट में ऐसा नहीं था। देखिए मैं आपको 2 पॉइंट दिखाता हूँ। 2 पॉइंट में ऐसा नहीं था। 2 पॉइंट में सिर्फ देखिए, ये रहा 2 पॉइंट, लेफ्ट क्रच और राइट लेग ही एक टाइम में जमीन पर था। जब ये दोनों उठ गए, तो उसके बाद में राइट क्रच और लेफ्ट लेग आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट में था ये सीन। जबकि यहाँ पे देख लीजिए आप आराम से, ये जो चारों पॉइंट है जो मैंने इस डायग्राम में लिखे हैं, ठीक है, ये चारों पॉइंट
एक ही टाइम में ऐसे चलते जाएंगे आगे, ठीक है। ये हो गया 4 पॉइंट। अब देखिए दो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और दे रखी है एनकेलेक्स में। दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एक होता है स्विंग टू गेट, एक होता है स्विंग थ्रू गेट। स्विंग टू गेट का मतलब होता है फॉरवर्ड बोथ क्रचेज, देन सबसे पहले अपन ने दोनों क्रच रखे, ठीक है, देन जंप बिहाइंड द क्रच लाइन। और मान लीजिए ये इंडिविजुअल है यहाँ पे, ये इंडिविजुअल खड़ा है यहाँ पे, तो इसने सबसे पहले क्या किया, आगे दोनों क्रच रखे और क्रच रख करके इसने चलना जब स्टार्ट किया तो दोनों पैर जो है वो क्रच लाइन की, ये क्रच लाइन हो गई, ठीक है, जहाँ पे इसने पॉइंट रख रखे हैं दोनों पॉइंटर। तो इस लाइन के पहले ही यहाँ तक ये अपने पैर रख लेता है। इस लाइन को यदि पार कर लेगा तो वो किस, यहाँ से क्रच रख के अगर इस लाइन को यदि पार कर लिया पेशेंट ने और यहाँ पे उसने अपने लेग रख रहा है वो, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे स्विंग थ्रू गेट। लेकिन इस शब्द को पकड़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये पेशेंट खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, इसको चलना है आगे, इसने अपनी दोनों बैसाखी रखी यहाँ पे, ये हो गई क्रच लाइन, ठीक है। तो जब इस पेशेंट ने यहाँ पर अपनी दोनों बैसाखी रखी है, तो रखने के बाद में जब ये इस वाली लाइन से, ये जो क्रच लाइन है, इस लाइन के बिहाइंड ही अपने पैर रखता है, यानी इसके आगे नहीं रखता है, बियॉन्ड नहीं रखता है, बिहाइंड ही रखता है, ठीक है। ये हो गया बिहाइंड और ये हो गया बियॉन्ड, ठीक है। तो इस क्रच लाइन से पहले ही अपने पैर रख देता है, लेग रख देता है, तो उसको तो बोलेंगे स्विंग टू गेट। ऐसी चाल को बोलते हैं स्विंग टू गेट। जबकि स्विंग थ्रू गेट की बात कर ले तो देखिए फॉरवर्ड बोथ लेग बोथ क्रचेज, ठीक है, दोनों क्रच अगले ने आगे रखा, देन जंप बियॉन्ड क्रच लाइन, ये क्रच लाइन हो गई, ये पेशेंट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, बियॉन्ड क्रच लाइन, इसने क्या किया, अपने जो दोनों लेग है इस क्रच लाइन के आगे पार यहाँ पे अपने दोनों लेग रख दिए, तो इस वाली चाल को अपन बोलेंगे स्विंग थ्रू गेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अप स्टेयर और डाउन स्टेयर। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी हो तो कैसे चढ़ेगा पेशेंट, ठीक है, और अगर नीचे उतरना है तो कैसे उतरेगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब ऊपर चढ़ना होता है, अप स्टेयर चढ़ना होता है, तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड अनअफेक्टेड लेग, दोनों जो सही सलामत लेग है, सॉरी जो एक सही सलामत लेग है, जो अनअफेक्टेड लेग है, जो नॉर्मल लेग है, पहले उसको ऊपर रखना है सीढ़ी पे, देन बोथ क्रचेज, फिर उसके बाद में क्या करना है, दोनों क्रच रखने हैं, दोनों पॉइंट क्रच वाले रखने हैं, एंड देन अफेक्टेड लेग, लास्ट में क्या करना है, जो अफेक्टेड जो टूटा हुआ लेग है वो अपन रखेंगे। तो इस हिसाब से तो चलेंगे ऊपर, ठीक है। और डाउनवर्ड की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट, सबसे पहले अपने को क्या करना है, फॉरवर्ड बोथ क्रचेज, दोनों के दोनों जो क्रच है पहले वो नीचे रखेंगे, ठीक है, देन अफेक्टेड लेग, देन उसके बाद में अपना जो टूटा हुआ लेग है वो रखेंगे उनके साथ में, और देन फॉरवर्ड अनअफेक्टेड लेग, जो सही सलामत लेग अपना, देन वो अपन मूव करेंगे। तो ये हो गया अपना अप स्टेयर एंड डाउन स्टेयर। तो इस तरीके से अपना जो मोबिलिटी चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, जिसके अंदर अपने 4 चीज़ें पढ़ी। पहली कौन सी, असेसमेंट ऑफ मोबिलिटी, दूसरा अपन ने पढ़ा कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोबिलिटी, तीसरा अपन ने पढ़ा क्रच वॉकिंग और चौथा अपन ने पढ़ा क्रच गेट। धन्यवाद।